नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवीएस क्लासेस में। इसके पहले आप लोगों ने मैट्रिक स्पेस के पहले लेक्चर को देख लिया था, जिसमें मैंने मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को बता दिया था। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड आज एक और प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए जिसका प्रूफ बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप डीडीयू से हैं तो इस साल के लिए अति महत्वपूर्ण है और 90% चांस है इस साल के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मन लगा पढ़िए, खूब तैयार कर लीजिएगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि सेक्शन ए में ये क्वेश्चन रहेगा। आप मेरी बात को मानिए और बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अति जरूरी रूप से रहेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ dxy इज अ फंक्शन, dxy एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन, ठीक, इन सच a way that dxy is equal to under root x1 minus y1 of whole square plus x2 minus y2 of whole square। ये dxy एक फंक्शन है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, दिखाना क्या है, वेयर, एक चीज और ध्यान दीजिए, वेयर x is equal to x1 comma x2 and y is equal to y1 comma y2 are 2 points of a plane r स्क्वायर। देखिए अगर केवल r लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये r जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं भी r स्क्वायर लिखा हो तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि r स्क्वायर या x स्क्वायर जो होता है, यानी स्क्वायर वाला जितने भी फंक्शन होते हैं वो प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा भी है एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिक फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा भी इस बात को। तो आपने कहा कि 2 पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन r स्क्वायर, देन तो हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट r स्क्वायर d इज मैट्रिक स्पेस, या डायरेक्ट कह देगा कि फॉर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस, ये भी कह देगा। यानी ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर dxy कोई फंक्शन है और इस तरह से है कि dxy is equal to under root x1 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 minus y2 का होल स्क्वायर, जहां x1 x2 है, y जो है y1 y2 है, और ये 2 पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर एक प्लेन है, इस प्लेन के 2 पॉइंट्स हैं, तो प्रूफ करना है कि r स्क्वायर d जो है, r स्क्वायर d ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता है, या डायरेक्ट कह देगा, देन यहीं पे कह देगा कि r स्क्वायर प्लेन इज अ मैट्रिक स्पेस, प्रूव इट। देखिए समझते हैं कैसे करेंगे, तो समझिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। अच्छा, इसके बेसिक्स को हम समझा दें। पिछले क्लास में मैंने मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन बताई थी कि मैट्रिक स्पेस में एक सेट होता है x, एक सेट होता है और एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो जो x है वो x का काम कौन करेगा, r स्क्वायर, x का काम कौन करेगा, r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर एक सेट हो गया। क्लियर है। यहां डिफिनीशन थी, यहां मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन थी, d इज सच दैट x क्रॉस x कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे और गिव करते थे r। यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी डिफिनीशन हो जाएगी d की, d सच दैट इस तरह से होगा कि r स्क्वायर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, x का जगह r स्क्वायर ले लिया है ना, x का जगह r स्क्वायर ले लिया है, और यह रियल नंबर देगा r देगा। यानी यह जो है r स्क्वायर क्रॉस r स्क्वायर, ये एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये एक सेट है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करेंगे तो जब भी मिलेगा कोई पॉइंट
तो क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, पेयर में मिलेगा, पेयर में मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते ही ऑर्डर्ड पेयर में मिलता है, और इसका जो इमेज लेंगे वो इमेज R होगा, रियल नंबर होगा। तो ये डिफिनीशन है मैट्रिक स्पेस की, जो आपको पहले पिछले क्लास में बताया जा चुका है। और यह जो R जो है वो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3 और M4। M1 क्या होता था, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। दूसरा होता था कि dxy अगर 0 है तो निश्चित तौर पे x किसके इक्वल होता था, y से। तीसरा था कि dxy जो है वो इक्वल होगा dyx के, जिसको सिमेट्रिक कहते थे। और चौथा था कि dxy जो है तो लेस देन इक्वल टू होगा dxz प्लस dz y के। ये 4 कंडीशंस थे, इन्हीं चारों को हमको यहाँ भी प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। ये तो पिछले क्लास में मैंने डिफिनीशन बता दिया था, यानी सबसे पहले हमको क्या दिखाना होगा कि यह dx जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक रियल नंबर होगा। उसके बाद दिखाना है कि ये चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, यानी 2 बातों को हमको दिखाना है। पहला चीज दिखाना है कि dxy ये जो फंक्शन हमको दिया है, यह जो फंक्शन है, इस फंक्शन से जो वैल्यू हमको मिलेगा वो रियल वैल्यू होगा, यानी r हमसे प्राप्त होगा, इसका जो इमेज होगा वो r होगा, एक बात। और दूसरी बात कि यह जो फंक्शन है वो इन 4 एक्सियम्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा, 4 बातों को फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, आपने कहा कि यह एक प्लेन है, एक प्लेन है, वहां कहा ना कि r स्क्वायर एक प्लेन है। ठीक, इस प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट x है और एक पॉइंट y है। अब पॉइंट है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x, y, भाई x अक्ष और y अक्ष मिला के दो एक पॉइंट के 2 निर्देश होते हैं ना, निर्देश में आपने पढ़ा x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष के बीच में कोई पॉइंट होगा, यहां समझिएगा जरा। अगर मैं इसको x अक्ष और इसको y अक्ष मान लूं, लेकिन यहां हमारा जो पॉइंट है वो x1, x2 है, यानी जो x अक्ष है वो x1 है और जो y अक्ष है वो क्या है, x2 है। यानी x अक्ष x1 है और y अक्ष क्या है, x2 है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तभी ना यहाँ पे पॉइंट बनेगा जिसका निर्देशांक होगा x1, x2, है कि नहीं, x1, x2। ठीक, ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट है जिसका निर्देशांक है y1, ऐसे ही एक और पॉइंट x है, एक और पॉइंट है यहाँ पे y है जिसका निर्देशांक है y1, y, है कि नहीं। इसमें भी अगर कार्टेशियन बनाए तो एक y मान ले, एक x मान, y1 मान ले, एक y2 मान ले निर्देश तंत्र को, तो ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास एक प्लेन है, या प्लेन है r², वी हैव अ प्लेन r²। ये बोर्ड भी प्लेन के कार्य करेगा, प्लेन आप समझते ही हैं, यह प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट x है और एक पॉइंट y है ना। पॉइंट x का कोऑर्डिनेट x1, x2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पॉइंट y का जो कोऑर्डिनेट है वो y1 और y2 है। क्लियर है। अब इन दोनों को जरा देखिए, इन दोनों से जो फंक्शन को रिलेट किया जा रहा है, जो फंक्शन बन रहा है dxy डिफाइंड ऐसे किया गया है, क्वेश्चन नहीं है ये, डिफिनीशन क्वेश्चन नहीं है। क्या डिफिनीशन दिया गया है dxy का, कि यह जो है वो x1 माइनस क्या है, y1 का होल। हमारे पास प्लेन है r² एक प्लेन है, इस r² प्लेन में 2 पॉइंट है x और एक पॉइंट है y। x का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, x2 है और y का कोऑर्डिनेट y1, y। क्वेश्चन में क्या हुआ, अब कह रहा है कि इससे जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है dxy, वो फंक्शन है dxy क्या है, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस और x1 y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से x1 y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया है ना, ये डिफिनीशन है, x1 y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिफिनीशन है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहां देखिए तो ये क्या बन रहा है,
पहले कोऑर्डिनेट में से पहले कोऑर्डिनेट को घटा के उसका वर्ग किया गया है, दूसरे कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को घटा के उसका वर्ग किया गया है, और फिर टोटल का वर्गमूल लिया गया है। यह किसका सूत्र है? यह दूरी का सूत्र है। दो बिंदुओं के दूरी का सूत्र आ रहा है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y - y2 का होल स्क्वायर। x1 x1 नहीं है, और x2 के जगह पे जहां y1 है, y1 का मान x2 है, यानी पहले में कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग, दूसरे कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग, टोटल का वर्गमूल, ये तो दूरी बता रहा है ना, यानी एक डिस्टेंस फंक्शन हो गया। तो पहली बात तो हम पहले ही जानते थे कि मैट्रिक्स जो है वो डिस्टेंस फंक्शन है। एक बात तो क्लियर हो गया, एक बात तो हमारा क्लियर हो गया कि यह एक डिस्टेंस फंक्शन है। दूसरी बात कि यह रियल ही होगा, डिस्टेंस हमेशा रियल होता है, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, डिस्टेंस तो रियल ही होगा ना, यानी ये कि रियल होगा, ये जो एलिमेंट होगा dxy जो मिलेगा वह रियल होगा। यानी एक बात तो हमारा क्लियर हो गया कि dxy एक डिस्टेंस फंक्शन है और उसके साथ साथ यह रियल नंबर है। क्लियर हो गया? अब हम अपने एग्जाम्पल को प्रूव करना चाहते हैं, तो ये हमको एक एग्जाम में नहीं शो करना होता है। एग्जाम में जब एग्जाम शो करेंगे तो उसी में क्लियर हो जाता है कि ये रियल है। ये मैंने समझाने के लिए कर दिया कि डेफिनेशन में यही था कि d जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन है और d का जो इमेज मिलेगा वो रियल होगा। देखिए इसका जो इमेज मिल रहा है, जो भी इसका इमेज मिलेगा, जो भी इससे सॉल्यूशन मिलेगा वो रियल ही होगा ना, यानी रियल वैल्यू फंक्शन। कितना क्लियर हो गया? चलिए अब इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए पहला, अब इसका प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन जब आएगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको मैंने समझाने के लिए बोला था। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कह रहे, पहला हमको प्रूफ करना है कि dxy ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, dxy ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल x, y एलिमेंट होना चाहिए किसके? r² के। वहां सेट कैपिटल x होता था ना, तो x1 x2 क्या करते थे? x का एलिमेंट लेते थे, यहां x और y किसके एलिमेंट हो गए? r² के एलिमेंट हो गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास दो पॉइंट्स है ना, एक x है और एक क्या है? y है। दो पॉइंट है, एक पॉइंट x है और एक पॉइंट क्या है? y। x का अगर देखें तो x का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, x2, x1, x2, यही है ना, और y का क्या है? y1, y है कि नहीं? अच्छा अगर हम देखें, एक काम करें, अगर हम कुछ देर के लिए x1 में से y1 को माइनस करके वर्ग कर दें तो वर्ग कैसा होता है? स्क्वायर कर दें, x1 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर हमेशा कैसे होता है? आपने पढ़ा है कि वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ये कैसा मिलेगा? ये नॉन नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होगा ना, और नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया कि 0 से या तो इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। वर्ग है तो नॉन नेगेटिव होगा। दूसरा अगर हम ये करें कि x2 में से y2 को माइनस करके इसका भी स्क्वायर कर दें तो ये भी स्क्वायर है, ये भी नॉन नेगेटिव होगा, और नॉन नेगेटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? 0 के होगा। यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दो संख्याएं 0 के बराबर या 0 से बड़ी हैं तो उनका योग भी तो 0 से बड़ा होगा। अगर दोनों 0 के बराबर है तो योग 0 होगा, लेकिन अगर दोनों 0 से बड़ी हैं, दोनों धनात्मक हैं, ऋणात्मक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनका योग भी क्या होगा? धनात्मक होगा, है कि नहीं? योग भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो योग धनात्मक होगा का मतलब क्या होगा कि x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव होगा ये। अगर ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, तो दोनों का सम भी नॉन नेगेटिव होगा। अगर दोनों का सम नॉन नेगेटिव है और दोनों एक डिस्टेंस फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? डिस्टेंस फंक्शन है, तो डिस्टेंस फंक्शन की खास बात होती है कि यह ऋणात्मक नहीं होता है। अगर इसका स्क्वायर रूट भी ले लें, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो यह भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ डाउट मन में आएगा कि वर्गमूल है, वर्गमूल तो भाई प्लस माइनस दोनों में होता है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है, स्क्वायर रूट माइनस में भी होता है। लेकिन स्क्वायर रूट होने के साथ साथ d जो है डिस्टेंस फंक्शन भी है, और डिस्टेंस फंक्शन जो होता है
कभी निगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी यहाँ जो ये है यहाँ केवल प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, है ना। और यहाँ किसकी वैल्यू है, यही तो dxy की वैल्यू है ना, यही वैल्यू तो dxy की है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं dxy ग्रेटर देन इक्वल टू dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, उम्मीद है क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं dxy ग्रेटर देन, ये dxy की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पहला चीज हमारा प्रूफ हो गया dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो गया, m1 इज सेटिस्फाइड, m1 इज सेटिस्फाइड, m1 सेटिस्फाइड हो गया, m1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। अब m2 को लेके चलते हैं, m2 देखिए, m2 क्या है, m2 क्या है, m2 को समझते हैं। m2 आपने कहा है कि dxy 0 हो जाएगा कब, जब x इक्वल टू किसके हो जाए, y के हो जाए, जब x किसके इक्वल हो जाए, y के। क्लियर है ना। तो देखिए dxy बराबर 0 है कब, जब x किसके इक्वल हो जाए, y के। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमको प्रूफ करना है कि dxy इज इक्वल टू 0 हमको दिया है, ये हमको दे दिया है, एक साइड से चलेंगे दूसरा, और हमको क्या दिखाना है, x किसके इक्वल हो जाए, y के। when, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिख दें, when कब x किसके इक्वल हो जाए, y के, x किसके इक्वल हो जाए, y के, x इक्वल हो गया y के। यानी हम इससे चले और इसको लेते हैं, या इससे चले इसको लेते हैं, यहां से चले इसको लेते हैं, या यहां से चले इसको लेते हैं, हम दोनों को भी एक साथ दिखा सकते हैं। इसको ध्यान समझिएगा कैसे। तो देखिए हम लेके चलते यहां से, सिंस dxy इक्वल टू 0, और dxy की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या है, dxy आपने कहा है कि x1 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बात कह दी आपने। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट 0 है, इसका मतलब वो संख्या खुद 0 होगा। केवल 0 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल 0 होता है, बाकी किसी संख्या का वर्गमूल तो 0 होता नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात ये क्लियर हो गया कि x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर में क्या होगा, 0। क्लियर है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, क्या समझना है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आप बताने जा रहा हूं, इसको यार ध्यान से समझिएगा। यह कैसी संख्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ना। यह भी कैसी संख्या है, स्क्वायर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहा है। यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 0 हो सकता है क्या, जैसे 2 में कोई भी धनात्मक संख्या जोड़िए, 2 3 4 5 0 आ जाएगा क्या, पॉसिबल है क्या। एक ही ले लें, उसमें कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक नहीं जोड़ना है, क्योंकि वर्ग है धनात्मक होगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग 0 हो नहीं सकता। कब हो सकता है, जब दोनों संख्या खुद 0 हो। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर x प्लस y बराबर 0 है और x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो तभी पॉसिबल है जो x भी क्या हो, 0 हो, और यह भी क्या हो, 0 हो, तभी इनका सम 0 हो सकता है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब यह भी 0 हो और यह भी 0 हो, तभी तो इनका सम 0 होगा। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम तभी 0 हो सकता है जब दोनों क्या हो, 0। या यूं कहें कि किसी संख्या, दो संख्याओं के वर्ग तभी 0 हो सकते हैं जब ये दोनों संख्याएं क्या हो, 0 है कि नहीं। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब यह भी 0 हो और यह भी 0। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, अगर उनके वर्ग को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, रियल होना चाहिए, बस रियल होना चाहिए। कोई भी दो रियल संख्या ले लें, रियल नंबर ले लें, उनका वर्ग करें और उनके वर्ग को जोड़ें तो कभी 0 नहीं आ सकता। 0 तभी आएगा जब वो दोनों नंबर खुद 0 हो। क्लियर है। अब देखिए तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल
only when it is possible, only when, हो सकता है आपको ये साफ साफ क्लीन दिख ना रहा हो, लिपसिंग पे ध्यान दीजिए, आवाज पे ध्यान दीजिएगा और आवाज सुनने के साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाते रहिएगा। वीडियो पे निर्भर ना रहिएगा, आप इसके साथ साथ अपना खुद का नोट्स बनाते रहिएगा। मैंने कहा है मैं पूरी मैट्रिक स्पेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा पढ़ाऊंगा और आप नोट्स बना लेंगे तो आगे भी आपको फायदा करेगा इसका। जब आप तैयारी करेंगे पीजीटी वगैरह का, अगर बीएससी में है पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह काम करेगा। तो वीडियो देखने के साथ साथ इसका नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ये दोनों जीरो हो, यानी x1 माइनस y1 भी जीरो हो एंड x2 माइनस y2 भी जीरो हो। दो नंबर्स का सम कभी जीरो हो सकता है जब दोनों दो नंबर्स के स्क्वायर कभी जीरो हो सकते हैं जब वो दोनों खुद जीरो हो, यानी यह भी जीरो है और यह भी जीरो है कि नहीं। यानी यदि x1 माइनस y1 जीरो है तो जाहिर सी बात है कि x1 किसके इक्वल होगा, y1 के। एंड यदि x2 माइनस y2 जीरो है तो जाहिर सी बात है कि x2 किसके इक्वल होगा, y2 के। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर हम कहें कि x, so we can say that हम क्या कह सकते हैं, we can say that क्या कह सकते हैं कि अगर x है, x इज इक्वल टू कितना है, x1 x2 और x1 किसके इक्वल है भाई, x1 किस इक्वल हो गया y1 के, यानी इस x1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y1 और इस x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं ना, x2 किसके इक्वल है, y2 के। अब y1 y2 किसका निर्देशांक है, y1 y2 किसका निर्देशांक है, y का ना। ऊपर हमने माना है कि x इज इक्वल टू x, क्वेश्चन में लिखिएगा दिया है कि x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 यानी यह किसका निर्देशांक है, यह निर्देशांक है x का, यह किसका निर्देशांक है, y का। यानी इनडायरेक्टली देख लिया हमने कि x किसके इक्वल हो गया, y के, यानी x किसके इक्वल हो गया, y के, x इक्वल हो गया y, यही तो लाना था, यही लाना था ना। अब इसको कंट्रोडिक्टरी भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू y, जब x इज इक्वल टू y है तो x1 x2 इक्वल हो जाएगा y1 y2 के। जब x1 x2 और y1 y2 इक्वल है, ऑर्डर पेयर इक्वल तब होता है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब इसका पहला मान पहले मान के बराबर और दूसरा मान दूसरे मान के उल्टा चले तो, यानी x1 बराबर हो गया y1 के और x2 बराबर हो गया y2 के, उल्टा चलते हैं। अब यह बराबर है, यानी इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यह बराबर इधर जाएगा जीरो हो जाएगा, यह मिल जाएगा, इससे यह मिल जाएगा। अब यह मिल गया तो दो नंबर्स अगर जीरो हैं तो उनके स्क्वायर का सम भी क्या होगा, जीरो, यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा। अगर जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट भी जीरो होगा, यह मिल गया और यह मिल गया तो यह मिल गया। यानी चाहे तो इसको नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे आ गया और नीचे से ऊपर भी आ गया, यानी ये डबल वैल्यू है। तो चाहे तो इसके लिए हम ये निशान बना दे, ज्यादा बेहतर है ना। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन नहीं रहेगा, फिर हम इधर से इधर भी चले जा सकते हैं, ऐसे गए फिर ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ये वाला निशान बना सकते हैं, यानी एक साथ हमारा दोनों काम हो गया, इससे इसको लेते हैं और इससे इसको लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से M2 भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई, M2 भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। अब M3 देखते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं, M3 देखते हैं, M3 क्या होता है, M3 का मतलब होता है सिमेट्रिक कंडीशन। आपने पढ़ाई सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन ये होता है कि dxy इक्वल हो जाएगा dy, नहीं सिमेट्रिक कंडीशन है, इसको सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। dxy इक्वल हो जाएगा dy। चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिफिनेशन तो हमारे पास ये है ना, सिंस वी है क्या है, dxy क्या है, डिफिनेशन बाय dxy है अंडर रूट x1 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर, है कि नहीं। dxy की एक डिफिनेशन है कि x1 माइनस अंडर रूट x1 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, a माइनस b के होल स्क्वायर को क्या b माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क करेंगे तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एग्जाम्पल के तौर पर हम चाहे तो देख सकते हैं समझने के लिए कि 5 में से 2 को घटा के वर्ग कीजिए और 2 में से 5 को घटा के वर्ग कीजिए। देखिए सेम आ रहा है क्या, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग, और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 का वर्ग, +3 का वर्ग भी 9 ही होता है और -3 का वर्ग भी 9 ही होता है। यानी इसके क्रम को अगर आगे पीछे कर दें तो वर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम चाहे तो इसको √y1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ दिस। हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 माइनस y1 होल स्क्वायर को y1 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x2 माइनस y2 होल स्क्वायर को y2 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब समझिएगा भाई, क्या समझना है, जब dxy था तो पहले x और बाद में y था ना, पहले x और बाद में y था ना, यही तो डिफिनेशन थी। और जब पहले y बाद में x हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वही डिफिनेशन से इसका डिफिनेशन हो गया dyx, हो गया कि नहीं हो भाई। पहले dxy का क्या डिफिनेशन था, यही तो क्वेश्चन में डिफिनेशन है कि dxy x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी इसके वैल्यू में से इसके वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर कर देना है, इसके सेकंड वैल्यू में से इसके सेकंड वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर कर देना। अब इसी का रेसिप्रोकल लिए, यानी इसमें से इसको माइनस किए, यानी dyx हो गया कि हो गया सेकंड वैल्यू को पहले। यानी इस तरह से हमने देखा कि dxy किसके इक्वल हो गया, dyx के, यानी तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब चौथा कंडीशन, इसको हम लिख सकते हैं M3 इज सेटिस्फाइड, M3 इज सेटिस्फाइड लिख सकते हैं ना। अब चौथा कंडीशन देखते हैं क्या होता है, इधर देख लेते हैं चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन होता है M4, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर कंडीशन भी कहते हैं। ट्रायंगुलर कंडीशन इसको कहते हैं क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। क्या है फोर्थ कंडीशन M4? M4 कहता है कि D अगर xz है, xy है मान लीजिए, x और ये पॉइंट हो गया y, इसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट ले लिए z, इसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट ले लिए क्या हो गया z, तो dxy ये कहता है M4 कि ये लेस देन इक्वल टू होगा dxz प्लस dzy, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू, लीनियर हो गया तो इक्वल टू हो जाएगा, या पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए लीनियर ना रहे तो लेस देन हो जाएगा। यही M4 है ना। अब इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, हमको लेट कर लेंगे, ऊपर 2 ही पॉइंट लेट किया है ना, तो यहाँ 3 पॉइंट लेट करेंगे। ऊपर 2 ही पॉइंट लिए थे इसलिए तीसरे को यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट दिस प्लेन has 3 points x क्या है, x1 x2, y क्या है, y1 y2, एंड z क्या है, z मान लेंगे z1 और z, यानी 3 पॉइंट्स हमने इस पे कंसीडर कर लिए इस प्लेन पे, है ना। और हमको प्रूफ करना है dxy less than equal to dxz plus dzy। अच्छा, इसको समझने से पहले, हमको समझने से पहले एक नोट में बात बताना जरूरी है। एक अलग से आपको थ्योरम समझाना पड़ेगा, मिन्क्वास्कीस थ्योरम। मिन्क्वास्कीस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्पेशली बनाया गया था। मिन्क्वास्कीस थ्योरम जो है स्पेशली ये बनाया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन पर भी ये वर्क करेगा। मिन्क्वास्कीस थ्योरम क्या है इसको समझते हैं। मिन्क्वास्कीस थ्योरम कहता है कि अगर 2 टपल क्या होता है, इफ मीन, पहले इसको समझ, मिन्क्वास्कीस नोट में इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वहां मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख के बाय मिन्क्वास्कीस लिख सकता था, लेकिन मिन्क्वास्कीस क्या है ये समझाने के लिए मैं यहां आया हूं, ठीक है। नोट में इसको लिखेंगे अलग से, उस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, प्रश्न का हिस्सा नहीं है, ये जवाब का हिस्सा नहीं है, अलग से इसको समझेंगे। मिन्क्वास्कीस की इनइक्वालिटी भी इसको कहते हैं, मिन्क्वास्कीस, ये कुछ ऑब्वियस है, मिन्क्वास्कीस इनइक्वालिटी या मिन्क्वास्कीस थ्योरम। इनइक्वालिटी लिखते हैं, इनइक्वालिटी लिखिए, एक थ्योरम लिखिए, बात वही है। ये कहता है कि अगर u और v 2 टपल है,
if u is equal to and v is equal to are two टपल्स। अब टपल्स क्या होता है इसको समझिएगा। तो जो इक्वेशन होते हैं जितने भी, अगर 2 घात का इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन, 3 घात का है तो 3 सॉल्यूशन, 4 घात का है तो 4 सॉल्यूशन मिलता है। तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सभी सॉल्यूशंस को अगर हम एक जगह लिख दें तो टपल कहलाता है ना। अगर n डिग्री का इक्वेशन है उसके n सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि यह जो है un है इसके n टपल्स है, या vn है इसके n टपल्स है ना। तो क्या होते हैं टपल्स, यार समझिएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसको n टपल्स, और ये कितना हो गया, ये n टपल्स क्या होगा, u1 u2 u3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और vn हो जाएगा v1 v2 v3 है ना, ये n टपल। अब ये कहता है कि इसको अगर ले लें, इसका अगर n टपल्स है तो समझिएगा, एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया था कि आधा पार्ट रियल हो और आधा पार्ट इमेजिनरी हो। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए दिया गया था। क्या कहा गया था कि u1 प्लस v1 पे पावर कोई भी डिग्री ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 n डिग्री ले सकते हैं, चाहे जितना भी डिग्री ले ले, यहाँ बस कोई भी पावर ले सकते हैं। हम मान लीजिए 2 पावर पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ काम 2 पावर का है तो 2 ही पावर लेके चलते हैं। u1 प्लस v1 का स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डैश un प्लस vn का स्क्वायर, और इस टोटल का जो डिग्री पावर यहाँ होगा ना उतना ही मूल पावर लेंगे, यानी उतना ही नीचे की पावर बटे पावर होगा। अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, यानी जितना घात इन सब पर होगा उतना ही 1 में घात यहाँ हो जाएगा। यानी u1 प्लस v1 का स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा un प्लस vn का स्क्वायर, टोटल का वर्गमूल स्क्वायर रूट 1/2 घात, ये इक्वल होगा सभी रियल वाले को, यानी पहले वाले को 1 पास और सभी इमेजिनरी यानी दूसरे वाले को 1 पास। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, इज इक्वल टू, यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, सभी रियल वाले को 1 पास करेंगे। रियल क्या है हमारा, u1 है, और सब पे पावर लगाते जाएंगे। रियल का u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस डैश इस पे पावर 1/2, है ना। सभी रियल वाले का स्क्वायर लेके एक साथ कर दिए, इस पे पावर 1/2 कर दिए, और जितने भी इमेजिनरी हैं सबको एक साथ कर दिए, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस डैश vn un तक जा सकता है, इस पे पावर है ना। ये जो है हमारा मिनक्वास्की इनइक्वालिटी है, यह लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू लेस देन इक्वल, यानी अगर दोनों को एक साथ करके, यानी पहला पॉइंट प्लस दूसरा, मैंने पहले एक u1 प्लस v1 का स्क्वायर, u2 प्लस v2 का स्क्वायर, u3 प्लस v3 का स्क्वायर, मैंने एक पहले टपल में से दूसरे टपल में से पॉइंट लिए, दोनों का सम किए, दोनों पर 2 घात लगा दिए और दोनों का सम करके लास्ट में उसका वर्गमूल निकालिए। तो यह हमेशा जो होगा वो छोटा या बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू होगा सभी पहले वाले पॉइंट्स का ले लीजिए, वर्ग कर दीजिए और वर्गमूल कर दीजिए, दूसरे वाले पॉइंट्स का वर्ग कर लीजिए, सम कर दीजिए और उसका वर्गमूल ले लीजिए, है ना। इसके छोटा या बराबर होगा, यही जो है मिनक्वास्कीज इनइक्वालिटी है। इसको 2 पॉइंट से अगर हम लेके समझे, बहुत ज्यादा पॉइंट हो गया है, थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहा होगा, अगर हम 2 पॉइंट को लेके समझे, जैसे n था ना, हम 2 पॉइंट लेके समझे तो क्या होगा, थोड़ा आसानी से हम लोग समझ लीजिए। जैसे मिनक्वालिटी 2 पॉइंट लेंगे, u बराबर ले लिए u1 एंड u2, u1 और u2, v बराबर ले लिए v1 अब मिनक्वास्कीज इनइक्वालिटी क्या कहता है समझिएगा, मिनक्वास्कीज इनइक्वालिटी कहता है कि पहले इन दोनों का सम कर लें, यानी पहले का पहले से, यानी u1 प्लस v1, अब कोई भी पावर ले सकते हैं, तो हम 2 पावर का काम है तो 2 पावर ले लें, प्लस u2 प्लस v2
इसका स्क्वायर कर लें और जितना पावर लिए उतना 1 बटा में पावर ले लें, 2 घात लिए तो वर्गमूल हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। यह जो होगा वो छोटा या बराबर होगा, पहले वाले को एक साथ कर दें और दूसरे वाले को एक साथ। किसके? पहला वाला क्या है? u1, तो u1 का स्क्वायर प्लस u2 का सभी पहले वाले टपल एक साथ, इसका वर्गमूल प्लस दूसरे वाले को एक साथ कर दें v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। क्लियर हो गया ना? ये हमारा मिनक्वास की इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसी इसी जो है मिनक्वास की इनइक्वालिटी पर हम अपना M4 को है सॉल्व करेंगे। देखिए M4 कैसे सॉल्व होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, वहां मैं आपको इसी का यूज करके मैं बताऊंगा, तो इसको मन में रखिएगा। मिनक्वास की इनइक्वालिटी को हम लोग मन में रखेंगे। मिनक्वास की थोड़ा सा बोलने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसको बोल लेंगे हम लोग। कई बार मैं जो है साफ बोल नहीं पाता हूं। मिनक्वास्कीज होता है, ठीक है ना? मिनक्वास्कीज। तो देखते हैं M4 को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए dxy हमारे पास क्या है, यही तो दिया है। given से लेके हमेशा चलते हैं, M4 हम सॉल्व करना है। dxy इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में ही है, क्या है? x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें एंट्री करना है तीसरे पॉइंट का, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही दिया है और शुरू में हमारे पास 2 पॉइंट दिया है। अब हमको इसमें एंट्री कराना है तीसरे पॉइंट को। ठीक है, यहां क्वेश्चन में माफ कीजिएगा y1 है, x1 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर है, और x2 यहां से ध्यान दीजिएगा x2 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर है, x2 माइनस y2। जो क्वेश्चन है, जो हमारा मूल क्वेश्चन है, मैं मिटा दिया हूं, आप देख लेंगे, है ना? इसमें तीसरे पॉइंट को हम एंट्री दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम चाहें तो इस स्क्वायर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और इस टोटल पे पावर 1/2। इनको मिनक्वास्कीज लाने के लिए, इस तिगड़म वाइज मिनक्वास्कीज के लिए करते हैं। तीसरे पॉइंट को इसमें एंट्री दिलाते हैं। कैसे दिलाएंगे, ध्यान सुनिएगा। x1 है ना, x1 है, पहला पॉइंट x z है, x और z में है ना, तो x के साथ z को लाएंगे, यानी x1 में से z1 को माइनस करेंगे। अब z1 माइनस किए तो z1 को क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा। z1 को हमने प्लस भी कर दिया, तो z1 को एक बार माइनस किया और z1 को एक बार क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक ही संख्या घटाकर जोड़ दे तो कोई दिक्कत तो आएगा नहीं। अब ये दिमाग में रखना है कि पहला जो है वो dxz है ना, जो प्रूफ करना है उसमें dxz लेना है ना, तो x के साथ z लेना है, तो एक बार z घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इस टोटल z1 है, z1 माइनस y1, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, x1 में से z1 घटाया, z1 जोड़ दिया, फिर माइनस y1। सेम यहां देखिए x2 है, इसमें z2 माइनस करके एक बार z2 को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, और माइनस क्या कर दिए, y2 कर दिए, इसका फिर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है? इस टोटल का पावर क्या लगा दिया, 1/2। अच्छा, अगर हम देखें एक चीज और, तो जरा समझिएगा ध्यान से क्या समझना है। ये देखिए एक बना ना, ये इसको हम चाहें तो u1 x1 माइनस z1 एक पॉइंट होगा, z1 माइनस y1 दूसरा पॉइंट हो गया, x2 माइनस z2 एक पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ, है कि नहीं? यानी अगर हम इसको u1, इसको v1, इसको u2 और इसको v2 मान लें, इसको v2, इतने को u1, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक को u1, इसको u1, यहां से यहां तक को v1, यहां से यहां तक को u2 और यहां से यहां तक को v2 मान सकते हैं। अगर मान लेंगे तो क्या कहानी बनेगी, जब कहानी बन जाएगी कि ध्यान समझिएगा, u1 प्लस v1 का स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का स्क्वायर और इस टोटल पे पावर बना ना, ये कहानी ये बना। अगर मान ले तो अब बाय मिनक्वास्कीज इसको क्या लिख सकते हैं, बाय, इसके पहले हमने पढ़ा है, इसको लेके मैंने समझा दिया है। अब बाय मिनक्वास्कीज इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय मिनक्वास्कीज मिनक्वास्कीज
मिन्कॉस्की के इनइक्वालिटी से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने पढ़ किया है, बता दिया, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तभी पहले वाले केस पास कर दे, यानी u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, है ना, इस पे पावर 1/2 है कि नहीं। अब प्लस कर दिए v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, है कि नहीं, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर पावर 1/2 प्लस v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर पावर 1/2, है कि नहीं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/2 है तो अंडर रूट में लिख सकते हैं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस ये भी अंडर रूट में लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहां स्क्वायर छूट रहा था और लेस देन इक्वल टू हो गया। लेस देन इक्वल टू इसके साथ नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये लेस देन इक्वल टू उसके साथ है, यानी dxy के साथ है, समझिएगा, या लेस देन इक्वल टू dxy के साथ है, ये नहीं कि यह इससे लेस देन इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसके तर्ज में हम इसको लिख रहे हैं, है कि नहीं। ये लेस देन इक्वल टू इसके इस साइड वाले के साथ है, यानी dxy के साथ है, dx, y के साथ है, ये dx, y के साथ है, ठीक है, बढ़े ना आगे। अब ये तुम्हें रेज कर दिया x2 माइनस z2 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो z2 माइनस y यही था ना, यही तो हमारा v2 था। चलिए अब यहां समझते हैं u1 क्या था, u1 ये था ना, यहां से u1 जो हम लिए हैं वो ये u1 यहां रखते हैं, u1 क्या था, लेस देन इक्वल टू, यहां देखिए u1 क्या था, अंडर रूट u1 हमारा क्या है, u1 है x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा मजबूरी छोटा लिखना पड़ रहा है जगह स्पेस की वजह से, आप आवाज पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। u1 हमारा यही है ना, u1 यही है x1 माइनस z1, तो u1 का स्क्वायर है तो u1 का स्क्वायर हो गया, और u2 क्या है, ये u2 है x2 माइनस z2, ये नहीं u2 है, u2 क्या x2 माइनस z2, तो u2 की जगह पे हमने लिख दिया x2 माइनस z2, या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस किया, प्लस करके वैल्यू लिखना था ना, मेरे इधर जगह नहीं, मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। v1 की वैल्यू कितना है, ये v1 है, ये v1 है, यानी v1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v1 की जगह पे हम लिख सकते हैं z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्यों, है कि नहीं, v1 का स्क्वायर है, v1 की जगह ये लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, v2 हमारा क्या है, ये ना v2 है, z2 माइनस y2, z2 माइनस y2 है ना v2 है, तो v2 की जगह पे हमने लिख दिया z2 माइनस y2, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, क्यों, इस फॉर्म में हो गया क्यों। यानी अगर इसको हम सिस्टम में लिखें, यहां नहीं रेज करके हम एक लाइन में इसको लिख रहा हूं, तो समझिएगा, यानी हमने लिख दिया है dxy लेस देन इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस z1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट z1 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, लिख सकते हैं ना। अब साहब dxy था तो x1 माइनस dxy की डिफिनेशन क्या थी, dxy को तो x1 में से y1 घटाते थे ना, अब यहाँ x1 में से z1 घटा रहे हैं, x2 में से z2 घटा रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है किसका बन गया, dxz का, dxz हुआ ना, क्यों dxz हुआ, यहाँ देखिए dxy जब था तो क्या करते थे, अंडर रूट लिए थे, x1 में से किसको घटाए थे, y1 को, क्वेश्चन देखिएगा, स्क्वायर किए थे, और x2 में से y2 को घटा के स्क्वायर किए थे, यानी x प्राइम में रिलेशन था तो xy लिख देते थे, xy में था तो xy लिख देते थे। यहाँ किसमें x और z में है ना, तो z लिख दिए, यहाँ किसमें है, प्लस लगा दिए, यहाँ किसमें है, z और y में है ना, तो z और y लेस देन हुआ, और dxy, ध्यान से देखिए, यही ना चौथा है, यही ना m4 था, यानी इस तरह से m4 भी क्या हो गया, तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया
जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे। क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने कोशिश किया आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, एक एक चीजों को समझ में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यही रोक रहा हूं, इसको सॉल्व करने के बाद बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जो बच्चे इस चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं वो आगे के रेगुलर पढ़ाई के लिए, कंटिन्यू पढ़ाई के लिए इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के थ्रू इस वीडियो को उनसे भी शेयर कर दें, क्योंकि उनकी भी तैयारी अच्छे से होने लगे। और डीडीयू वाले इस बात का ध्यान दें कि उनका थर्ड ईयर का एग्जाम जून में स्टार्ट हो जाएगा, जून लास्ट में। तो आपके पास जून का समय है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। बीएससी का एग्जाम जो है जून लास्ट में डीडीयू का होगा, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें।